जब कुर्बानी की जाती है तो यकीनन उसका जैसे आपने खून का ज़िक्र कर दिया, उसकी बाकी दीगर चीज़ों का ज़िक्र कर दिया। अब इससे हमें गोश्त भी हासिल हो रहा होता है और आपको भी मालूम है कि जब बकरा ईद का सिलसिला होता है, कुर्बानी का सिलसिला होता है तो हर एक घर में बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर एक छत पे, हर एक फार्म हाउस पे, हर एक गली में, हर एक छत के ऊपर हमें बारबेक्यू का सिलसिला होते हुए नज़र आता है। मुख्तलिफ़ तरीके की डिशेज़ बन रही होती हैं उस गोश्त से। तो एक तवील अरसे तक ये गोश्त जो है वो मुख्तलिफ़ दावतों में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना, क्या ये इंसानी सेहत के लिए मुनासिब है? और अगर इसके नुकसानात हैं तो इसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए वो भी ज़िक्र कर दें। इस सवाल को अगर हम देखें तो दो तरीके से इसका जवाब बन सकता है। पहला तो ये कि इसमें दावतों का सिलसिला होता है और बिल्कुल। मुख्तलिफ जगह पर हम देखते हैं कि लोग गैदर हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है वो एक सोशल हो रहा है और इंसानी फितरत भी है कि वो एक दूसरे के साथ सोशल होना पसंद करती है, अकेला होना उसको पसंद नहीं होता। और ये तो इस्लाम का हुस्न है कि वो हमें ऐसे मौक़े फ़राहम करता है कि जिस पर जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ा सकते हैं और आपस की जो उनकी मोहब्बत है वो बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बात पे भी हमें सोचना चाहिए और गौर तफक्कुर करना चाहिए कि जब इस तरीके से दावतें हों तो वहाँ पर इस जो इस्लामी दीगर कवानीन हैं उसकी भी पासदारी की जाए। जहाँ जहाँ इस्लाम ने हमें जिन चीज़ों से रुकने का मना किया है, जैसा कि गैर महारिम का इख्तिलात, अब वहाँ पर कज़न से एक दूसरे के साथ मिले में और पूरी पूरी रात सिलसिला दावत का चल रहा है। इसी तरीके से उसमें फिर दीगर चीज़ें, म्यूज़िक्स भी हैं और इस तरीके से शोर शराबा करना है कि वहाँ पर जो रहने वाले सारे के सारे परेशान है कि आज बराबर में जो है वो दावत है, तो आज तो हम नहीं सोच सकते। तो एक तवील अरसे तक जो है ना वो म्यूज़िक की आवाज़ ही गूंजती रहती है पूरे इलाके में, हर घर में। बिल्कुल, उसमें हो सकता है कि आस-पास कुछ ऐसे लोग हों जो कि बीमार हों, जो बुज़ुर्ग हों, जिनको पसंद नहीं आ रहा, उस दिन जो है वो उनका दिल नहीं कर रहा शोर-शराबा सुनने का। लेकिन क्योंकि एक बंदे की दावत है, उस वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो पूरा मोहल्ला जो है वो उस शोर-शराबे और उस चीज़ को सुन रहा है। तो इसका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि गोश्त खाने के क्या फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं, तो जो कुर्बानी में नॉर्मली जो कुर्बानी में जो गोश्त हमें हुसूल होता है, वो गाय का, बकरे का, ऊँट का और इनकी जो नौ है उनका होता है और इससे जो मीट हासिल होता है उसे रेड मीट बोलते हैं। रेड मीट के हवाले से जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो काफ़ी फ़वाइद हमें बताते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, फ़ायदे हैं। जैसा कि ये जो रेड मीट होता है अगर उसको कंज्यूम किया जाए, खाया जाए, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज होती है। लो कैलोरीज के साथ जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ना होने के बराबर है। अब जो ये प्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं इसमें जो चूँकि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रोटीन्स में जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और ख़ासतौर पे जो रेड मीट है उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सही। एसेंशियल वो यानी हमारा जो जिस्म है वो उसे नहीं बना सकता, उसे बाहर से ही कोई एक चीज़ लेनी है जिससे जिस्म को वो चीज़ मिले। अब दाल और सब्जी से भी वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो रेड मीट से मिलता है उसमें टोटल 9 अमाइनो एसिड्स हैं और सारे के सारे रेड मीट से मिल रहा है। सही, ज़बरदस्त। तो ये बेहतरीन हमें जो है वो इस तरीके के हमें चीज़ें मिल सकती हैं। सही। दूसरा, रेड मीट्स जो हैं वो आयरन जो बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। अब बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बीमार लोग हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए आयरन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आयरन्स की भी दो किस्में हैं, एक उसमें हीम आयरन्स होता है, एक नॉन हीम आयरन्स होता है। और इसमें जो ज़्यादा बेनिफिशियल है नॉन हीम आयरन वो हमें मीट से मिलता है और साथ ही साथ जो नॉन हीम आयरन है वो जो हमारे जिस्म में मौजूद है उसको इंक्रीज कर देता है। सही। इसके अलावा मुख्तलिफ बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि विटामिन B12, B6, B3, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मीट से मिल जाती हैं। लेकिन जहाँ इतने फ़ायदे हैं तो वहाँ पर फिर लिमिट रखना भी ज़रूरी है क्योंकि हर वो चीज़ जो बेनिफिशियल होती है अगर उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में कंज्यूम करो, बहुत ज़्यादा करना उसको शुरू कर दो तो फिर वो नुकसानदेह भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। जैसा कि यहाँ पे हमने जिक्र किया कि यहाँ पे हाई प्रोटीन्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन जब जिस्म उसको कंज्यूम करता है तो उससे फिर किडनी के मर्ज भी बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हार्ट के जो मर्ज हैं वो हमें बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में जब कुर्बानी के बाद हर वक्त जो है वो गोश्त खाया जा रहा है। ऐसा ही है। तो जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो डिश होगी वो बीफ होगी, वो मीट होगी, सुबह नाश्ते में भी मीट, दोपहर को भी मीट, रात में भी मीट, फिर थोड़ा सा गैप आ जाता है और फिर उस मीट को कंज्यूम कर दिया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। तो ये भी याद रखें कि जब मीट बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको रख दिया जाए और फिर उस बाद में उसको कंज्यूम किया जाए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद,
तो फिर उल्टा वो जो है वो नुकसानदेह हो जाता है। सही। अब जैसे कि अक्सर ये भी होता है कि किसी के मतलब कुर्बानी के करीब करीब किसी की शादी आ रही है, वो बहुत सारा गोश्त शादी के लिए कंज्यूम कर लेता है कि भाई रख लेता है, स्टोर कर लेता है। अगर फौरन ही जैसे कुर्बानी की इवेंट के बाद थोड़े टाइम में ही अगर है तो किया जा सकता है, उसका खर्चा बचेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि 6 महीने बाद दावत है और 6 महीने तक उसको कंज्यूम कर लिया जाए, तो फिर मीट को अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रख दें तो फिर वो उल्टा उसमें जो है वो नुकसानदेह चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। तो ये है कि उसको एक लिमिट रखें, और इसका भी बेहतरीन जो सर्विंग टाइम बताया जाता है वो वीक में 4 टाइम होना चाहिए। सही। यानी या तो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, टोटल जो है वो 4 मरतबा जो है वो हफ्ते में सर्विंग की जाए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सही। और कितने टाइम तक अगर इसको हम स्टोर करके यूज़ करना चाहें तो उसके भी कोई लिमिटेशन है? उसकी बाकायदा सच है कि फॉर लॉन्ग टाइम नहीं होना चाहिए, बस आप जो है वो महीने 2 महीने में उसको कंज्यूम कर लें और फिर उसको अपना सिलसिला जो है वो कंप्लीट कर लें।